जय हिंद साथियों, यदि आपने भी सीटेट सितंबर 2026 पेपर 2 में एसएसटी लिया है तो ये वीडियो आपके लिए आज का बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इसमें हम एनसीईआरटी क्लास 6 से 8 तक के इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र की किताबों से 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो सीटेट एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और हमेशा ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बने रहते हैं। तो साथियों, बिना किसी देरी के हम बहुत फास्ट रिवीजन करने वाले हैं, तो आइए वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम विवेक पांडे है और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, बिना किसी देरी के हम सीधे प्रश्नों पे चलते हैं। प्रश्न है कि अष्टाध्यायी के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? बताइए। अष्टाध्यायी, देखिए मेरे भाई, अष्टाध्यायी संस्कृत का एक पुस्तक है, संस्कृत व्याकरण का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है और इसके रचयिता पाणिनि है। विकल्प ए आपका सही हो जाता है। ध्यान रखिए, अष्टाध्यायी में 8 अध्याय होते हैं, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद है। इस तरह से कुल 32 पाद हुए, ठीक है ना? कितने पाद? 32 पाद हुए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथ में ध्यान रखिएगा कि जो अष्टाध्यायी है जिसकी रचना पाणिनि ने की थी, पतंजलि ने इस पर महाभाष्य लिखा है, ठीक है ना? पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है किस पे? अष्टाध्यायी पे। सवाल ये पूछा जाएगा कि भाष्यकार किसे कहा गया है, तो पतंजलि को, क्योंकि इन्होंने महाभाष्य लिखा है इसलिए इनको भाष्यकार कहा गया है, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह नगर कौन सा था? बताइए, फटाफट बताइए। और लास्ट में आपको ये बताना है कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं, फास्ट रिवीजन के रूप में लिए गए हैं। देखिए मेरे भाई, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, लोथल। ध्यान रखिए मेरे भाई, लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित एक प्रमुख हड़प्पा कालीन बंदरगाह है जहां से विदेशी व्यापार होता था। ये आपको ध्यान रखना है। तो सवाल यही पूछा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह नगर कौन सा था, तो लोथल विकल्प सी सही है आपका। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इस तरह से आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, महावीर स्वामी, ठीक है ना? आगे बढ़िए। अगला जो प्रश्न है मेरे भाई कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? साथियों ध्यान रखिएगा, जब महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था तो बौद्ध धर्म में उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया है। और जब महात्मा बुद्ध घर से बाहर निकलते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तो बौद्ध ग्रंथों में उसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया। और जब महात्मा बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया कुशीनगर में, जो उत्तर प्रदेश में है, तो उसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। तो साथियों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प बी, यानी सारनाथ। ध्यान रखिएगा, सारनाथ सही उत्तर है। सारनाथ आपका कहाँ है? वाराणसी के पास है, ठीक है ना? वहीं एक जगह है मृगदांव नाम से जो सारनाथ के पास है, जिसे सारनाथ ही आप कह सकते हैं। वहीं पे उन्होंने अपने पहले 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया था। ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 5 और प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बताइए, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ध्यान रखिए मेरे भाई, आप सभी जानते होंगे कि आचार्य चंद्रगुप्त को राजा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिए। कौन आचार्य? तो आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के भी नाम से हम जानते हैं, जिन्होंने कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखा है। ध्यान रखिएगा, आचार्य चाणक्य, जिन्होंने एक लड़के यानी चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य का स्थापना करवाते हैं। इसलिए सही उत्तर जो हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, विकल्प सी। ध्यान रखिए मेरे भाई, नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित करा करके 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी सहायता से? आचार्य चाणक्य की सहायता से, जिन्हें कौटिल्य कहा गया। उन्होंने ही अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? ये प्रश्न पूछा भी गया है आपके एग्जाम में। तो बताइए, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में, किसके दरबार में भारत आया था? तो मेरे भाई, वो व्यक्ति कोई और नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य थे। विकल्प पहला आपका सही हो जाता है। ध्यान रखिए, अगर बात करें मेगास्थनीज की,
तो यह यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है ना, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अच्छा, इसने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है इंडिका, ठीक है, क्या नाम है? इंडिका, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 7 और आपको बताना है कि गुप्त वंश का कौन सा शासक भारत का नेपोलियन कहलाता है? बताइए, गुप्त वंश का वह कौन सा शासक है जिसे भारत का नेपोलियन कहते हैं? देखिए मेरे भाई, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। कौन है? समुद्रगुप्त। ध्यान रखिए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। अच्छा, किसने कहा है? तो विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त के विजयों से प्रभावित होकर के, यानी जब वो विजय प्राप्त कर रहे थे तो उनके विजय से प्रभावित होकर के उन्होंने, विसेंट स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन इस नाम की संज्ञा दी, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8 और आपको बताना है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? यह भी प्रश्न पूछा गया है आपके प्रीवियस एग्जाम में। बताइए, कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, वैनसांग, ठीक है ना, वैनसांग, जिसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। वह हर्षवर्धन के समय भारत आया था और उसने सीयूकी नामक ग्रंथ की रचना की। कौन सी ग्रंथ? सीयूकी, ध्यान रखिएगा, सीयूकी नामक ग्रंथ की रचना की मेरे भाई। तो ये आपका सही विकल्प है वैनसांग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बताइए, प्रश्न है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? एलोरा के कैलाश मंदिर से प्रश्न है और आपको बताना है कि किसने करवाया था। तो साथियों ध्यान रखिए, इसका जो सही उत्तर है, आई होप कि आप सही उत्तर अभी तक दे दिए होंगे। आप लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। देखिए, सही उत्तर है मेरे भाई ऑप्शन नंबर पहला, यानी राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। साथियों ध्यान रखिएगा, एलोरा के प्रसिद्ध चट्टानों को काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर है और इसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया है। किसने करवाया है? तो कृष्ण प्रथम ने। ध्यान रखिए मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 10 नंबर और सवाल ये है कि तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बताइए, तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ध्यान रखिए मेरे भाई, तराइन का जो युद्ध है ना, वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जिसमें गोरी पराजित हो गया था, ठीक है। इस तरह से ये युद्ध हुआ है 1191 में। विकल्प ए सही है मेरे भाई, ठीक है ना। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध होता है, जिसमें गोरी बुरी तरह पराजित हो जाता है। लेकिन इसके ठीक बाद आपके 1192 में फिर से दूसरा तराइन का युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गोरी जीत जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर है मेरे भाई 11 और प्रश्न ये है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बताइए, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक हम किसे मानते हैं? देखिए मेरे भाई, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इल्तुतमिश को। ध्यान रखिए, इल्तुतमिश। अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो ध्यान रखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस सल्तनत की नींव रखी थी, ठीक है ना। लेकिन इल्तुतमिश ने इसे स्थिरता प्रदान की और राजधानी लाहौर से दिल्ली शिफ्ट किया, अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली लाया, इसलिए इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक जो एक गुलाम था, स्टार्टिंग में गुलाम वंश की स्थापना करता है, और लेकिन दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक की हम अगर बात करें तो वह है इल्तुतमिश। विकल्प बी सही है। आगे अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं मेरे भाई। प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 12 है और एक कह रहा है कि दीवाने कोही जो एक कृषि विभाग है, इसकी स्थापना किस सुल्तान ने की थी? बताइए, दीवाने कोही की स्थापना यानी कृषि विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो देखिए मेरे भाई, सही जो उत्तर हो जाएगा वह मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों की मदद और कृषि में सुधार के लिए दीवाने कोही नामक एक विभाग की स्थापना की। मेरे भाई, दीवाने कोही क्या है? कृषि विभाग जैसा है, ठीक है ना। तो ये फैक्ट, ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
मैं इस पे बहुत डिटेल में व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा हम सभी का फास्ट रिवीजन है, जिसमें हम फटाफट से प्रश्नों को जान रहे हैं, उसके विकल्प और उत्तर को समझ रहे हैं। मेरे भाई प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, ये बताइए आप कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन करता है। तो ध्यान रखिए, हमने कई बार इस पर चर्चा किया है मेरे भाई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आपके हरिहर और बुक्का दो भाई करते हैं, विकल्प सी सही है। देखिए मेरे भाई 1336 की बात है। 1336 ईस्वी में संगम के पुत्र हरिहर और बुक्का ने तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ये बात आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। देखिए, अगर इस चैनल पे आप पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो इसे लाइक भी करिए और अपने जितने भी ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप में इसे शेयर करिए। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं एक बात आप सभी को बता दूं कि अब हमारा जो वीडियो आएगा वो एक एक विषय पे आएगा। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इस तरह से, ठीक है ना, ज्योग्राफी हो गया, इस तरह से एक एक विषय पे 200-200, 500-500 इस तरह के प्रश्न आएंगे। मेरा प्रयास है कि 55 प्लस कम से कम आपके नंबर एसएसटी में आए, इनसे कम नंबर नहीं आने चाहिए मेरे भाई। ये आपका भी वादा है हमसे और मेरा भी वादा है आपसे। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। यह प्रश्न आपके सामने है, बताइए। प्रश्न कह रहा है कि पानीपत की पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी। बताइए, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, पानीपत की जो पहली लड़ाई है ना, 21 अप्रैल, ठीक है ना, 21 अप्रैल 1526 को होती है। कब? 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, और यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। तो आपका विकल्प ए सही है। किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया, और वहीं से भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। ये आपको ध्यान रखना है। मुगल साम्राज्य की स्थापना किस युद्ध से होती है? तो पानीपत के प्रथम युद्ध से, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया, जिसमें इब्राहिम लोदी हारा और बाबर जीत गया। और इस युद्ध में बाबर का साथ दे रहा था समय, क्योंकि उसके पास अब खोने को कुछ था नहीं, ठीक है ना, इसलिए बाबर इस युद्ध में जीता था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए मेरे भाई, आपके भी पास खोने को कुछ नहीं है, पाने के लिए सामने समुद्र खड़ा है, ठीक है ना। अभी आपके पास खोने के लिए क्या है? कुछ नहीं, लेकिन पाने के लिए क्या है? तमाम दुनिया खड़ी है सामने। मेहनत करिए, सीटेट क्वालिफाई करिए, सामने बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम है, उसको दीजिए। सुपर टेट आ रहा है यूपी में, उसको दीजिए। DSSB दिल्ली में बहाली होने वाला है, उसको दीजिए। लेकिन कब? जब आप सीटेट क्वालिफाई हो जाएंगे तब। इसलिए ये पहला पायदान है, इसको सफलतापूर्वक मेरे भाई बड़े मेहनत से, ईमानदारी और लगन से आप इसको क्वालिफाई करिए। सवाल है कि अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी। बताइए, अकबर ने इबादत खाने की स्थापना कहाँ की थी। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, अकबर ने इबादत खाने की स्थापना फतेहपुर सीकरी में की थी। विकल्प सी सही है। ध्यान रखिए, 1575 ईस्वी में मेरे भाई, 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में सभी धर्मों पे चर्चा करने के लिए इबादत खाना यानी प्रार्थना कक्ष जिसे हम कहते हैं, उसकी स्थापना की, ठीक है ना। किसने की थी? अकबर ने की थी। कहाँ की थी? फतेहपुर सीकरी में की थी। कब की थी? 1575 में की थी। ये किस लिए था? तो सभी धर्मों पे चर्चा करने के लिए। बात समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 है, और आपको बताना है मेरे भाई कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था। तो ध्यान रखिए, 1674 ईस्वी रायगढ़ में हुआ था। विकल्प ए आपका सही है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। बताइए, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। ध्यान रखिए मेरे भाई, प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। विकल्प ए आपका सही हो जाता है। देखिए, बहुत धैर्य से इस बात को आप समझिए, बहुत
ईमानदारी से आप पढ़ाई करिए और समझिए इस बात को कि 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव, उसके बीच लड़ा गया प्लासी का युद्ध। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, समझ आ रहा है। प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है 23 जून 1757 को। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव, इन दोनों के बीच ये युद्ध होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 18 और आपसे सवाल ये है, बताइएगा कि सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? बताइए, सहायक संधि इस प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो ध्यान रखिए मेरे भाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। विकल्प बी सही है आपका। ठीक है ना? देखिए, भारतीय रियासतों को अंग्रेजी नियंत्रण में लाने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में मेरे भाई सहायक संधि की शुरुआत की थी। किसकी? सहायक संधि की। तो लो सही उत्तर जो है वो लॉर्ड वेलेस्ली है। विकल्प बी आपका सही है। ध्यान रखिए, 1798 में सहायक संधि की शुरुआत करता है अंग्रेजी नियंत्रण में लाने के लिए भारतीय रियासतों को। ठीक है, आगे अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न आपके सामने है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। सवाल ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की थी, ये बताइए आप। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, सही जो उत्तर होगा ना वह हो जाएगा विकल्प बी, यानी 1828 में। ध्यान रखिए, सवाल पहले तो यही पूछेगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन रॉय ने। साथियों, 20 अगस्त 1828 को, ध्यान रखिएगा, 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में, कहाँ? कोलकाता में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। जिसका उद्देश्य क्या था? तो जो समाज में व्याप्त कुप्रथाएं थीं, कुरीतियां थीं, इनको समाप्त करना, इनका विरोध करना था मेरे भाई। ये आपको ध्यान रखना है। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, कोलकाता में करते हैं, ये ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, ये प्रश्न और ये वीडियो तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये पूरा प्रश्न कंप्लीट ना हो जाए। और हम देखते हैं कि कितना प्रश्न है। जब तक कंप्लीट नहीं होगा रुकेगा नहीं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेके आपके सामने आए हैं। साथियों, सवाल है कि 1857 के विद्रोह के समय कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? चलिए बताइए कि कानपुर से इसका नेतृत्व कौन कर रहा था 1857 के विद्रोह का? तो मेरे भाई ध्यान रखिए, अगर हम कानपुर की बात कर रहे हैं तो उसका नेतृत्व नाना साहब कर रहे थे। विकल्प सी सही है आपका। 1857 की क्रांति में कानपुर से नाना साहब, साथ में उनके थे कौन? तात्या टोपे, और इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व संभाला था कानपुर से। वहीं झांसी से बात करें मेरे भाई तो रानी लक्ष्मीबाई 1857 के क्रांति का मोर्चा संभाले हुई थी और झांसी से नेतृत्व कर रही थी। वहीं अगर बिहार से हम बात करें मेरे भाई तो बाबू वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर से इसका नेतृत्व कर रहे थे। और सबसे उम्र अधिक 87 वर्ष की अवस्था में बिहार के शेर, जिसे बूढ़ा शेर कहा जाता है, उसने 1857 के क्रांति का नेतृत्व किया। जगदीशपुर गांव से बिहार के बाबू वीर कुंवर सिंह। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है मेरे भाई 21 और प्रश्न है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? बताइए, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर होगा ज्योतिबा फूले। विकल्प ए सही है। 1873 की बात है मेरे भाई। 1873 में ज्योतिबा फूले ने दलितों और पिछड़ों के अधिकारों के लिए महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना करती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। सवाल पूछा जाए सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले ने। क्यों की? तो दलितों और पिछड़ों के अधिकारों के लिए। कहाँ की? तो महाराष्ट्र में की। कब की? 1873 में की। ये सभी बात आपको ध्यान रखना है। बहुत ईमानदारी से ध्यान रखिए और पढ़िए। अगर आपको एक बार में वीडियो समझ ना आए, याद ना हो पाए, दिमाग में न जाए, दोबारा देखिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 22 है कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष और किसके द्वारा किया गया था? बताइए,
बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया और किसके द्वारा किया गया? तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 1905 लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में किया गया। किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने किया। ध्यान रखिएगा 16 अक्टूबर 1905 को प्रशासनिक सुधार का हवाला देकर के बंगाल का विभाजन किया गया, जिसको विरोध में स्वदेशी आंदोलन चला। ये ध्यान रखना है। स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में चला? तो बंगाल विभाजन के विरोध में चला। किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया। कब किया? 16 अक्टूबर 1905 को किया। साथियों अभी आपने देखा कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी इस पे एक स्टेटमेंट दिए हैं, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। तो साथियों इसी वजह से 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ, उसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चला जिसका उन्होंने जिक्र किया। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 23 और प्रश्न है मेरे भाई कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी किस वर्ष की थी? बताइए। देखिए सही उत्तर है 1915 में। विकल्प ए आपका सही है। ध्यान रखिए मेरे भाई 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से हमेशा के लिए भारत लौट गए थे महात्मा गांधी, और इसी दिन को यानी 9 जनवरी को मेरे भाई प्रत्येक वर्ष हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। कौन सा? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। भारतीय प्रवासी दिवस या प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। भारतीय प्रवासी दिवस हम क्यों मनाते हैं? तो महात्मा गांधी के अफ्रीका से भारत आगमन पर। किस दिन मनाते हैं? 9 जनवरी को मनाते हैं। महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को आए थे। ये ध्यान रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मेरे भाई, इस प्रश्न को पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? तो ये ध्यान रखिए और बताइए सही उत्तर इसका क्या होगा। देखिए मेरे भाई सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 13 अप्रैल 1919 को। देखिए ध्यान रखिए पंजाब के अमृतसर में रॉलेट एक्ट के विरोध में, ठीक है ना, रॉलेट एक्ट के विरोध में और नेताओं के गिरफ्तारी के विरोध में शांतिपूर्ण सम्मेलन हो रहा था। बात समझ में आ रहा है? देखिए उस समय हुआ क्या, रॉलेट एक्ट के विरोध में कुछ नेता गिरफ्तार हो गए थे और बैसाखी का दिन था। पंजाब में पर्व था, बैसाखी का दिन था, और बैसाखी के दिन सभी वहाँ के लोग इकट्ठा हुए थे जलियांवाले बाग में। उस वक्त वो बड़े शांतिपूर्ण सम्मेलन हो रहा था, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। उस समय क्या करता है जनरल डायर, चारों तरफ से घेर करके और उन पे गोलियां चलवा देता है 13 अप्रैल 1919 को, और नरसंहार हो जाता है, जिससे दुखी होकर के गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि यानी सर की उपाधि वापस कर दी। ध्यान रखिए सवाल पूछा जाएगा कि नाइटहुड की उपाधि किसने वापस की? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्यों वापस की? तो जलियांवाले बाग हत्याकांड के विरोध में। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है 25 नंबर। देखिए पिछली बार प्रीवियस ईयर में सीटेट में सीक्वेंस में बनाने के लिए प्रश्न आया था। चौरी चौरा कांड कब हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, असहयोग आंदोलन कब था, स्वदेशी आंदोलन कब था, ये सीक्वेंस में बैठाने के लिए आया था। तो अभी आपने पढ़ा जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, स्वदेशी आंदोलन आपने पढ़ा 1905 को, पढ़ा ना? तो सभी सीक्वेंस आप याद भी रखिएगा, ठीक है। आगे प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? ये आपको बताना है। चौरी चौरा कांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित किया गया था? तो मेरे भाई ध्यान रखिए असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया, स्थगित कर दिया। विकल्प ए सही है। देखिए होता क्या है, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर के चौरी चौरा में पुलिस थाने में आग लगा दी जाती है और उसमें बहुत सारे पुलिस वाले मारे जाते हैं। लगभग 14, शायद एग्जैक्ट मुझे डेटा नहीं याद आ रहा है, लेकिन शायद 14 पुलिस वाले उसमें जल के मर जाते हैं। और इस घटना से आहत होकर के गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
प्रश्न है मेरे भाई कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो ध्यान रखिए, सही उत्तर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929 में। विकल्प ए सही है। अच्छा, 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हो रहा था, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ और फिर मेरे भाई 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे अगले प्रश्न की तरफ चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ प्रश्न है मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 27 और सवाल ये है कि क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था। बताइए, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत आया था। अब आपको ये बताना है कि वो कब आया था। तो मेरे भाई 1942 में, विकल्प बी सही है। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। किसके नेतृत्व में? तो सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। ठीक है ना, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है आपके सामने 28 नंबर का और सवाल ये है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन मुख्य रूप से किसने किया था। बताइए, ये सवाल पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। मजे की बात यह है कि बीपीएससी में भी पूछा गया था सवाल, बीपीएससी टीआरई के एग्जाम में। साथियों, सही उत्तर है कैप्टन मोहन सिंह। विकल्प सी सही है आपका। देखिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इसका पुनर्गठन किया था, ये ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बताइए, प्रश्न है मेरे भाई कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई थी। बताइए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई थी। देखिए, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक आपको की होती है 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया। साथियों, जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है तो उस समय उम्र के आधार पर, सीनियरिटी के आधार पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ठीक है ना। लेकिन उसके ठीक 2 दिन बाद, यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। दोनों बात एग्जाम में पूछा जाता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 30 और आपको ये बताना है कि भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल और प्रथम स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। फिर से समझ लीजिए आप, भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल और प्रथम स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ये बताना है। ध्यान रखिए मेरे भाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। विकल्प ए आपका सही है। देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जबकि स्वतंत्र भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अगर हम कहें स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल दोनों लॉर्ड माउंटबेटन थे। फिर समझिए, अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल और प्रथम स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, लेकिन स्वतंत्र भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ये ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31 और सवाल ये है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, 1576। विकल्प सी सही है। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच, जिसका नेतृत्व मानसिंह कर रहा था, इनके बीच लड़ा गया था। विकल्प सी सही है आपका। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? बताइए बक्सर का युद्ध। तो ध्यान रखिए 1764 में, विकल्प बी सही है। बक्सर का युद्ध मेरे भाई 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो और मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच। ध्यान से समझिए, एक तरफ बंगाल का नवाब मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय बंगाल के आपके दिल्ली के मुगल सल्तनत के अंतिम बादशाह शाह आलम द्वितीय, ठीक है ना, और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो, इनके बीच बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 को। तो विकल्प बी आपका सही है, ये ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मेरे भाई, बताइएगा कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब की थी? तो ध्यान रखिए सही उत्तर है 1875 को, विकल्प ए सही है, ठीक है ना। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल, ठीक है ना, 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना करते हैं और उन्होंने एक नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। सवाल पूछा जाए वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना कब की? 10 अप्रैल 1875 को। आर्य समाज की स्थापना कहाँ की? तो मुंबई में। सभी बात आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये बताना है आपको। ध्यान रखिए मेरे भाई, इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा WC बनर्जी, विकल्प बी सही है आपका, ठीक है ना। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को। कब? 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और इसका पहला अधिवेशन मुंबई में होता है और इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी करते हैं, ठीक है ना। अच्छा पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो एवो ह्यूम है, विकल्प मतलब एवो ह्यूम है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प बी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ से शुरू किया था? तो ध्यान रखिए मेरे भाई, महात्मा गांधी की अगर पहले सत्याग्रह की बात करें तो विकल्प ए आपका सही हो जाता है, यानी चंपारण बिहार से। गांधी जी 1915 में भारत आते हैं। 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है और उसी लखनऊ अधिवेशन में बिहार के चंपारण के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ला वहां जाते हैं और महात्मा गांधी को चंपारण में हो रहे अंग्रेजों के अत्याचार यानी तिनकठिया प्रणाली के बारे में बताते हैं कि तिनकठिया प्रणाली हमारे यहाँ लागू है, यानी जो नील की खेती है वो जबरन करवाई जाती है। और वहीं लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हो रहा था, महात्मा गांधी वहाँ से कहते हैं कि हम आपके यहाँ आ रहे हैं, और फिर चंपारण में 1917 में आते हैं जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के खिलाफ अपना पहला सफल सत्याग्रह करते हैं। इस तरह विकल्प आपका ये सही है, ध्यान रखिएगा। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो यह अब प्रश्न जो है आपका भूगोल से शुरू हो रहा है, यानी ज्योग्राफी से प्रश्न चालू हो रहा है, और बताइएगा सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भाई। चलिए पानी वानी पी लीजिए, प्यास लगा हो तो। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है और आपको बताना है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन है आपको बताना है सौरमंडल का। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी बृहस्पति। हमारे सौरमंडल का आकार और द्रव्यमान दोनों दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, ध्यान रखिएगा। आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी ठोस परत को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिए मेरे भाई, पृथ्वी की सबसे ऊपरी और ठोस परत को भूप्रपट्टी यानी क्रस्ट कहा जाता है, विकल्प ए सही है, ठीक है ना। इसके नीचे मेटल और सबसे आंतरिक भाग को क्रोण कहा जाता है। पृथ्वी की 3 लेयर ऐसे है, ये सेंटर है, ऊपर वाले हिस्से को हम क्रस्ट या प्रपट्टी कहते हैं, इसके बाद वाले को मेटल कहते हैं, सेंटर को क्रोण कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अच्छा, कमेंट करके आप ज़रा ये हमें बताइए कि भूप्रपट्टी
किससे बनी है? ठीक है, भूप्रपट्टी में मतलब क्या है, किससे मिल के बना है? सिलिका, मैग्नीशियम, किससे मिल के बना है ये बताना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस यानी ओजोन लेयर पाई जाती है? तो देखिए मेरे भाई, सही जो उत्तर होगा वह आपका हो जाएगा समताप मंडल, विकल्प बी सही है। ठीक है ना। सबसे निचला, सबसे स्टार्टिंग का जो परत है वो क्षोभ मंडल है, फिर उसके बाद समताप मंडल है। 0 से लेकर 13 किलोमीटर ऊपर तक क्षोभ मंडल है। जो मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं वो सभी आपके क्षोभ मंडल में होती हैं। जो हवाई जहाज उड़ते हैं वो समताप मंडल में उड़ते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का वायु शांत रहता है और इसी में ओजोन लेयर पाया जाता है, जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें हैं उनसे हमारी रक्षा करता है। अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं उनसे हमारी रक्षा करता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? इक्वेटर को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है ये आपको बताना है। ध्यान रखिए मेरे भाई, अगर बात करें सही उत्तर की तो विकल्प आपका सी होगा, कांगो यानी जायरे नदी जिसको हम कहते हैं। यह अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप की कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। और वहीं ध्यान रखिएगा, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। दोनों बात स्पष्ट है। अफ्रीका में जो कांगो नदी है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, लेकिन जो लिम्पोपो नदी है वह मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये ध्यान रखिए। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी में है मेरे भाई, वहीं से प्रश्न उठाए गए हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 है। ध्यान रखिए, विश्व की सबसे जो लंबी नदी है वो नील नदी है, विकल्प बी आपका सही है। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है और यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। आयतन की दृष्टि से अगर हम बात करें सबसे बड़ी नदी की तो वह अमेजन नदी है आयतन की दृष्टि से, लेकिन अगर सबसे लंबी की बात करें तो नील नदी है। ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है? माउंट एवरेस्ट किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है? तो मेरे भाई नेपाल और चीन। ठीक है ना, जिसे तिब्बत कहा गया, नेपाल और चीन, विकल्प बी सही है। माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ध्यान रखिएगा। अच्छा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। साथ में नेपाल में इसे मेरे भाई सागर माथा के नाम से जानते हैं, सागर माथा कहते हैं माउंट एवरेस्ट को, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है मेरे भाई कि भारत की मानक समय रेखा यानी स्टैंडर्ड जो रेखा है कितने डिग्री पूर्वी देशांतर है? भारत की मानक समय रेखा कितने डिग्री पूर्वी देशांतर है ये बताना है। तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है 82.5 डिग्री पूर्व, विकल्प ए आपका सही है मेरे भाई। यह प्रयागराज मिर्जापुर के नैनी से निकलती है, ठीक है ना, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखिए 7वां स्थान है, विकल्प सी सही है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। पहले नंबर पे रूस है, दूसरे पे कनाडा है, तीसरे पे चीन है, चौथे पे अमेरिका है, 5वें पे ब्राज़ील है और 6ठे पे ऑस्ट्रेलिया है और 7वें पे भारत है। ये आपको ध्यान रखना है। जनसंख्या की दृष्टि से अभी आपका जनसंख्या गणना चल रहा है, यानी जनगणना अभी चल रहा है 2026-27 वाला। इससे पहले अभी तक 2011 के जनगणना के अनुसार भारत विश्व में दूसरे नंबर पे है जनसंख्या के मामले में, पहले नंबर पे चीन है। लेकिन हमें लगता है जैसे जनगणना समाप्त होगा भारत पहले नंबर पे हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। आगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मेरे भाई कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियां करती हैं? बताइए, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती हैं? तो ध्यान रखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी करती हैं, विकल्प आपका ये सही है मेरे भाई। ठीक है ना। देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में
विश्व का सबसे बड़ा और तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। यहीं पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ सुंदरबन सुंदरी वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए सुंदरी वन के कारण इसे सुंदरबन डेल्टा कहा गया। ठीक है, आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है 45 नंबर की काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार भारत के किस राज्य में है। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार भारत के किस राज्य में है, ये बताना है। ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र, विकल्प बी सही है। काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, इसी मिट्टी को मेरे भाई कपासी मिट्टी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है काली मिट्टी, जिसे रेगुर के नाम से जानते हैं। दक्कन ट्रैप क्षेत्र में मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में ये मिट्टी पाई जाती है और यहाँ कपास सर्वाधिक मात्रा में होते हैं, क्योंकि काली मिट्टी कपास के लिए सबसे उपयुक्त होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। ध्यान रखिए मेरे भाई, भारत का सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, विकल्प सी सही है आपका, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है ना। भारत का मुख्य भूमि पर दक्षिणतम छोर कन्याकुमारी है, जबकि संपूर्ण देश का दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट है। दोनों बात ध्यान रखिएगा। मुख्य भूमि की अगर बात करें तो अंतिम छोर कन्याकुमारी होगा, लेकिन संपूर्ण भारत के दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा शब्द से हुई है, ये आपको बताना है। तो मेरे भाई यह अरबी भाषा से हुई है, विकल्प ए सही है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो ध्यान रखिए यह आपके नर्मदा नदी पर बनाया गया है, विकल्प ए सही हो जाता है आपका। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ठीक है ना। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। यही ध्यान रखना है मेरे भाई कि यही सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो सबसे ऊंची प्रतिमा है। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 है और सवाल ये है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की तो साथियों यह असम में है, जो एक सिंह गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, विकल्प ए आपका सही है। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क एक सिंह वाले गैंडे के संरक्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न है मेरे भाई, बताइएगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है। बताइए पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना झुकी हुई है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, विकल्प ए सही है आपका। ठीक है ना। देखिए पृथ्वी अपने कक्षीय तल के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, लेकिन अपने लंबवत अक्ष से यह 23.5 डिग्री झुकी हुई है। साथियों यही कारण है मौसम परिवर्तन का। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है सहारा मरुस्थल है, विकल्प सी सही है। सहारा मरुस्थल जो अफ्रीका में है साथियों, यह विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल भी है। अगर कुल क्षेत्रफल की बात की जाए, यानी शीत मरुस्थल सहित सबको मिला दिया जाए और देखा जाए तो अंटार्कटिका सबसे बड़ा है, लेकिन अगर गर्म मरुस्थल की बात करें तो आपका सहारा मरुस्थल है, लेकिन गर्म और ठंडा सब मिला दिया जाए तो अंटार्कटिका सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो थार मरुस्थल है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है मेरे भाई 52 और सवाल ये है कि लक्षद्वीप समूह किस सागर में स्थित है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरब सागर में।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब को मापने की इकाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि वायुमंडलीय दाब को मापने की इकाई मेरे भाई मिलीबार या हेक्टो पास्कल है। ध्यान रखिएगा, विकल्प बी आपका सही हो जाता है, ठीक है ना। देखिए, वायुमंडलीय दाब को मिलीबार या हेक्टोपास्कल इकाई में मापा जाता है, और जो इसको मापने का यंत्र है ना मेरे भाई, उसका नाम बैरोमीटर है। वायुमंडलीय दाब को मापने के यंत्र को हम बैरोमीटर कहते हैं। इसके मापने की इकाई मिलीबार या हेक्टोपास्कल है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। सवाल ये है कि विश्व का सबसे गहरी खाई यानी सबसे गहरा गर्त मरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है। विश्व का सबसे गहरा गर्त मरियाना गर्त किस महासागर में है, तो मेरे भाई यह प्रशांत महासागर में है। विकल्प बी आपका सही है। मरियाना गर्त विश्व का पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान है, जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। ध्यान रखिए आगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 55 और सवाल ये है मेरे भाई कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे है। जल संरक्षण, वन एवं वृक्ष संरक्षण किससे है, बताइए। तो देखिए, वन एवं वृक्ष संरक्षण से है। विकल्प बी सही है। ध्यान रखिए मेरे भाई, उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी के नेतृत्व में पेड़ों को काटने से बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था, जहां जाके लोग पेड़ों से चिपक जाते थे पेड़ों को बचाने के लिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। चिपको आंदोलन का संबंध सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी से है। इस सवाल बार बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। सवाल ये है, बताइएगा कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है। तो मेरे भाई, हम भूकंप के तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। विकल्प ए आपका सही है, यानी भूकंप की ऊर्जा या तीव्रता को रिक्टर स्केल पे मापा जाता है, जबकि इसका रिकॉर्ड रखने वाले यंत्र का नाम सिस्मोग्राफी है। ये ध्यान रखिएगा, दोनों बात आप बहुत अच्छे से दिल दिमाग जहाँ बैठे वहाँ बैठा लीजिए, ठीक है ना। हाँ, दिमाग दिल से निकाल के किसी और को और सवाल को लगा लीजिए दिल में, ठीक है ना। दिल में आपके जो कोई भी पहले से बैठा हुआ है उसको निकालिए और इस सवाल को दिल में बैठा लीजिए। और सवाल ये है कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, बताइए। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो ध्यान रखिए मेरे भाई, अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। विकल्प ए सही है। देखिए, पनामा नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच स्थित है, ठीक है ना, जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो विकल्प ए आपका सही है। आगे अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है मेरे भाई कि भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। सवाल पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिए, इसका जो सही उत्तर होगा विकल्प सी होगा, यानी गुजरात। भारत में सबसे लंबी समुद्रीय तटीय सीमा वाला जो राज्य है वो गुजरात है। लगभग मेरे भाई 1600 किलोमीटर है इसका तटीय क्षेत्र। इसके बाद दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश का स्थान है, ठीक है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये है कि सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी कब चमकती है। सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी कब चमकती है, तो मेरे भाई 21 मार्च और 23 सितंबर को। विकल्प ए आपका सही है। इन दो तिथियों को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत होती है, जिससे दिन और रात बराबर होते हैं। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। बताइएगा, सवाल है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो मेरे भाई, सही जो उत्तर होगा वो विकल्प सी होगा, यानी गुजरात में, जो एशियाई शेरों के लिए एकमात्र प्राकृतिक आवास है। ये ध्यान रखिएगा, गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है मेरे भाई कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की बात करें तो सबसे ऊंची जो श्रेणी है वो धूपगढ़ है। विकल्प बी सही है। मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में स्थित है। धूपगढ़ सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, आपको बताना है
कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। देखिए इसका सही उत्तर होगा 16 सितंबर, विकल्प बी सही होगा। ओजोन परत के संरक्षण के लिए प्रति वर्ष इसके जागरूकता को बढ़ाने के लिए मेरे भाई हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। साथियों ध्यान रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है ओजोन के संरक्षण के लिए, ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है और वो 16 सितंबर को होता है। उसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के वजह से प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को हम विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। साथियों आपको कमेंट करके ये बताना है कि ओजोन मापने की इकाई को हम क्या कहते हैं, ओजोन मापने की इकाई क्या कहलाती है। आपको इस प्रश्न का उत्तर जरूर देना है कमेंट करके, क्योंकि हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और हम इस पढ़ाई के अंतिम दौर में अब चल रहे हैं। अब लगभग हमारे पास 10 से 15 दिन है, शायद आपका एग्ज़ाम 6 सितंबर को है। तो आपको ये कमेंट करके बताना है और जागरूक रहना है। अपने आप को जो भी पढ़े हैं रिवीजन करते रहिए, इसीलिए मैं आपसे कमेंट करने को बोल रहा हूँ। सवाल है कि भारत की कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो साथियों वह कोई और नदी नहीं है, उसका नाम है नर्मदा नदी, विकल्प बी आपका सही है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पश्चिम की ओर बहते हुए बिंद और सतपुड़ा के बीच भ्रंश घाटी से होकर अरब सागर में गिरती हैं। ये ध्यान रखिएगा, अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदी है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। वही नर्मदा नदी जिसपे सरदार सरोवर डैम बना हुआ है, और वही ताप्ती नदी जो गुजरात के सूरत से होकर निकलती है, ये ध्यान रखिए, और अरब सागर में गिर जाती है। सवाल है कि डोलड्रम पेटी कहाँ पाई जाती है? आपको बताना है डोलड्रम पेटी कहाँ पाई जाती है। तो साथियों यह भूमध्य रेखा के आसपास पाई जाती है, विकल्प ए सही है। देखिए भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण तक के शांत वायु क्षेत्र को हम डोलड्रम या शांत पेटी कहते हैं, ठीक है ना। आगे अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है मेरे भाई कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो साथियों विकल्प है, आपको बताना है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। जनसंख्या के मामले में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पे है। वहीं अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार सबसे नंबर 1 पे है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या घनत्व की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब जो प्रश्न है वो आपके पॉलिटी से प्रश्न है, नागरिक शास्त्र से, राजनीतिक विज्ञान से प्रश्न है। चलिए अभी तक हम लोग भूगोल का प्रश्न कर रहे थे। सवाल है मेरे भाई कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो हमने अभी पहले पढ़ा इसके कि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे 11 दिसंबर 1946 के संविधान सभा के बैठक में, और वहीं पे अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ये ध्यान रखिए। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, यानी कब एडॉप्ट किया गया, ये आपको बताना है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा 26 नवंबर 1949 को, विकल्प बी सही है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और संविधान सभा द्वारा इसे अंगीकृत किया गया, जिसे प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। कब? 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी समय, इसी दिन यानी 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है एडॉप्ट किया गया, अंगीकृत किया गया। ये ध्यान रखिए। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलिए। सवाल है मेरे भाई, बताइएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? बताइए। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा भाग 3, विकल्प बी सही है। संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों का चर्चा किया गया है, जिन्हें भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। क्या कहा गया है मेरे भाई? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है? तो मौलिक अधिकारों को कहा गया है। भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा गया है? तो मौलिक अधिकारों को कहा गया है। वहीं सवाल ये पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा है? तो आर्टिकल 32 को कहा है, यानी आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
ठीक है ना। आगे बढ़िए अगले सवाल के तरफ। प्रश्न है मेरे भाई कि नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया गया है। तो साथियों यह आपके आयरलैंड से लिया गया है, विकल्प बी सही है, ठीक है ना। और यह भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में नीति निर्देशक तत्व की चर्चा की गई है, ये ध्यान रखिए। आगे अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न है मेरे भाई, आपको बताना है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। साथियों जो हमारा मौलिक कर्तव्य है ना, वह मूल संविधान में नहीं था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर अनुच्छेद भाग 4 क और अनुच्छेद 51 ए में यानी 51 क में इसको जोड़ा गया। तो विकल्प आपका ए सही है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4 क आर्टिकल 51 ए, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है मेरे भाई कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति को अगर त्यागपत्र देना हो तो किसे संबोधित करते हैं, तो उपराष्ट्रपति को करते हैं, विकल्प बी सही है। ध्यान रखिए मेरे भाई, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, यानी लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो 552, विकल्प सी सही है। साथियों मूल रूप से लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित है, लेकिन वर्तमान में निर्वाचित संख्या 543 है, ये ध्यान रखिएगा। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सवाल है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, विकल्प सी सही है। राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहा जाता है, जिसे अस्थाई सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। कितने? 1/3 सदस्य, ध्यान रखिएगा, 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं मेरे भाई। प्रत्येक 6 वर्ष पर इनका कार्यकाल समाप्त होता है, यानी 6 वर्ष तक कार्यकाल सदस्यों का रहता है। यह एक अस्थाई सदन है, यह कभी भंग नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है सभी बातों को। आगे अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। सवाल है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन किसकी अध्यक्षता, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, बताइए। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, यानी लोकसभा स्पीकर करता है, विकल्प सी सही है। साथियों संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं, लेकिन इसकी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु कितनी वर्ष होती है। तो साथियों यह 65 वर्ष होती है, विकल्प सी सही है। ध्यान रखिए, जबकि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के लिए यह समय सीमा 62 वर्ष होता है और सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है आपके सामने कि भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होता है, यानी भारतीय संसद हम किनको कहते हैं। सवाल ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो साथियों ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को, इन सभी को हम मिला के भारतीय संसद कहते हैं। साथियों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा जिसे निचला सदन कहते हैं और राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहते हैं, ठीक है, अपर हाउस लोअर हाउस, ठीक है। तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों का संयुक्त, यानी तीनों को मिला के भारतीय संसद कहा गया है आर्टिकल 79 के अनुसार।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है, यानी किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था बनाया गया, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, 73वां संविधान संशोधन, विकल्प सी सही है। देखिए 1992 के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। सवाल है कि धन विधेयक को सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है। तो धन विधेयक को मेरे भाई सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, विकल्प बी सही है। ध्यान रखिए अनुच्छेद 110 के अनुसार, अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा इसे अस्वीकार नहीं कर सकती। केवल क्या कर सकती है, 14 दिन तक रोक के रख सकती है, 14 दिन तक मात्र रोक के रख सकती है, लेकिन इसे खारिज नहीं कर सकती, अस्वीकार नहीं कर सकती। ये आपको ध्यान में रखना है। इससे संबंधित हमारे आर्टिकल 110 में चर्चा किया गया है धन विधेयक के बारे में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है कि राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो साथियों हमारे संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है। देखिए युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का प्रयोग करके आपातकाल लगाते हैं। लेकिन साथियों एक बात और ध्यान रखिए, अगर हम राष्ट्रपति शासन की बात कहें तो यह आपके 356 में इसका जिक्र है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में जिक्र है और आपातकाल जिसे 352 में जिक्र है। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है कि भारत के प्रथम महान न्यायवादी कौन थे, बताइए। अटॉर्नी जनरल कौन थे भारत के पहले। तो साथियों वह थे आपके MC सेतलवाड़, विकल्प ए सही है। MC सीतलवाड़ या MC सेतलवाड़ भी कहते हैं इनको। यह भारत के पहले और सबसे लंबे कार्यकाल वाले महान न्यायवादी थे। यह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 81 और सवाल है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया। तो साथियों संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया, विकल्प बी सही है। ध्यान रखिए मेरे भाई, हमारे मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। साथियों 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को, जो कि पहले अनुच्छेद 31 में था, अनुच्छेद 31 में वर्णित था, उसको मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300A में रखा गया और इसके तहत यह कानूनी अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकार हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न है 82 और आपको बताना है मेरे भाई कि राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता है। तो यह उपराष्ट्रपति होते हैं, विकल्प बी आपका सही है। साथियों भारत के संविधान के अनुसार आर्टिकल जो 64 है, यानी जो अनुच्छेद 64 है, उसके तहत भारत का उपराष्ट्रपति स्वतः ही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उसके लिए कोई पद और कोई नियुक्ति की जरूरत नहीं है। जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो स्वतः ही भारत का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये आपको ध्यान रखना है और इसकी चर्चा आर्टिकल 64 में की गई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो साथियों भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, विकल्प सी सही है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी मात्र, वर्तमान में संशोधन के बाद इनमें कुल 12 अनुसूचियां हो गई हैं। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सवाल है बताइएगा कि अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो साथियों अस्पृश्यता की बात करें तो यह आपके अनुच्छेद 17 में है, विकल्प सी सही हो जाता है।
अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। इसका आचरण करना कानूनन दंडनीय अपराध है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो साथियों, इलेक्शन कमीशन का जो उल्लेख है आपके अनुच्छेद 324 में है। विकल्प ए सही हो जाता है। ध्यान रखिएगा, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक निर्वाचन आयोग की शक्तियां और गठन का प्रावधान का उल्लेख है। यह ध्यान रखिए। आगे अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। सवाल है कि भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई। साथियों, हमारे मूल संविधान में जो मतदान का अधिकार था वो 21 वर्ष था, ठीक है। लेकिन 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत 61वां संविधान संशोधन होता है और उस अधिनियम द्वारा लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में या किसी भी चुनाव में मतदान की जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो इसका जो सही उत्तर है मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है ना। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है 87 नंबर और सवाल ये है कि वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है। तो साथियों, इसका गठन 5 वर्षों के लिए होता है। विकल्प सी सही है। ध्यान रखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा हर 5 साल पर वित्त आयोग का गठन किया जाना है, ठीक है। विकल्प सी सही है। ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता यानी वाक स्वतंत्रता निहित है। तो मेरे भाई, बोलने की जो आज़ादी है वो अनुच्छेद 19A में है। विकल्प ए आपका सही है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता को भी माना जाता है, जो आर्टिकल 19A में है, जो हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है ना, उसमें वर्णित है। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो साथियों, यह आपके 1 जनवरी 2015 को की गई थी। विकल्प बी सही है। मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और उसके जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ये ध्यान रखिए। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। साथियों, सवाल है क्वेश्चन नंबर 90 और आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद में संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत दिया गया था। बताइए। साथियों, सर्वोच्च न्यायालय की अगर मूल संरचना की बात करें तो यह आपके केशवानंद भारती केस के 1973 में जो केशवानंद भारती केस है उसमें दिया गया है। विकल्प बी सही है। इसको समझिए। देखिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले जो 1973 में ये मामला हुआ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जो संसद है उस संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। ये बात केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में इसका जिक्र है कि संसद जो है हमारी वो संविधान के मूल ढांचे में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। आगे अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 91 और सवाल ये है, बताइएगा कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कुल कितने मेंबर थे, कितने सदस्य थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। तो साथियों, ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करें तो इसमें कुल 7 मेंबर थे। विकल्प बी आपका सही है। ध्यान रखिए मेरे भाई, 29 अगस्त 1947 को, कब, 29 अगस्त 1947 को गठित हुआ प्रारूप समिति और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनके साथ उनके सहित कुल 7 मेंबर और थे, ठीक है ना। उनको लेके 7 मेंबर और थे और उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इस प्रारूप समिति का गठन होता है 29 अगस्त 1947 को।
साथियों आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सवाल है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है? तो साथियों जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका प्रस्तावना, विकल्प बी सही है। ठीक है ना, भारतीय संविधान का आत्मा हम प्रस्तावना को कहते हैं। ध्यान रखिए मेरे भाई, एक जगह मेरे से मिस्टेक हुआ है और मैंने कह दिया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान का आत्मा हम मौलिक अधिकारों को कहते हैं, तो थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। मौलिक अधिकार में जो आर्टिकल 32 है उसको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आत्मा कहा है। बाकी ओवरऑल अगर भारतीय संविधान की आत्मा की बात कहें तो प्रस्तावना को कहा गया है, ये ध्यान रखिए, थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसको भारतीय संविधान का आत्मा कहा है। आगे अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। सवाल है मेरे भाई कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल 61 में है, विकल्प बी सही है। ठीक है ना, ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो मेरे भाई यह राष्ट्रपति बुलाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाते हैं, विकल्प सी सही है। और इसका जिक्र आर्टिकल 108 में किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सवाल है मेरे भाई कि भारत में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखिए वह नागौर राजस्थान है, विकल्प ए आपका सही है। साथियों देश में सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को होता है और यह राजस्थान के नागौर जिले में होता है और इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 है और सवाल है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो यह साथियों 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, विकल्प सी सही है। देखिए हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, लेकिन मूल संविधान में मूल रूप से यह 14 थी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है मेरे भाई कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1993, विकल्प बी सही है। 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय संरक्षण अधिनियम के तहत, मानवाधिकार राष्ट्रीय संरक्षण अधिनियम के तहत 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था, ये ध्यान रखिए। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है 98 और सवाल है कि जिला कलेक्टर यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पद भारत में किस वर्ष सृजित किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है मेरे भाई 1772, विकल्प ए सही है। ध्यान रखिए वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1772 में बंगाल में राजस्व संग्रहण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस पद का सृजन किया गया था, तो शुरुआती 1772 है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99 है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? तो साथियों यह राष्ट्रपति करता है, विकल्प बी सही है आपका। देखिए संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है, विकल्प बी सही है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो हमने अभी पीछे पढ़ा कि वह आर्टिकल 356 है, विकल्प बी सही है। ठीक है ना, आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए मेरे भाई यही आपके आज के प्रश्न थे, लगभग 100 प्रश्न हैं। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि इस 100 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही हुए, ये ज़रूर कमेंट करके बताइए। बाकी आपको मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए, और अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए मेरे भाई, इससे हौसला बढ़ता है, मोटिवेशन बढ़ता है, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।